हेलो फ्रेंड्स, इंजॉय ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल के परिमंडल को पढ़ेंगे जो 4 मंडलों से बनकर बना हुआ है हमारी पृथ्वी। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल लिथोस्फेयर, जयमंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैवमंडल बायोस्फेयर। जिसमें आज हम स्थलमंडल को पढ़ेंगे। स्थलमंडल में आज हम चट्टान को बताएंगे, रॉक्स जो हमारे हैं, और हम बताना चाहेंगे चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अब हमारी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो हमारी चट्टान का निर्माण मृदा से होता है। मृदा जो पहले भुरभुरे रूप में होती है, जिसमें खनिजों का असंगठित रूप पाया जाता है। अगर उसी में पानी मिला दिया जाए और जैसे मेले में खिलौने मिलते हैं, तो वैसे अगर खिलौना बनाना है तो अगर मृदा में हम पानी को मिला देंगे और फिर उसको सूर्य की रोशनी के सामने उसको सुखा देंगे, फिर उसको आग की भट्ठी में तपाने के बाद में वह कठोरतम रूप जो ले लेता है, उसी को ही चट्टान बोलते हैं। तो मृदा से ही सेल का निर्माण होता है। धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी खनिज एवं तत्व जो धातु नहीं होते हैं, सेल कहलाते हैं। सेल चट्टान, ग्रेनाइट तथा बलुका के समान कठोर हो सकती है, चीका और रेत की तरह कोमल हो सकती है, खड़िया मिट्टी तथा चूने के पत्थर की भांति प्रवेशमय हो सकती है। और मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं और मैं उनको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगी। FM पाक, PAAK पाक। F से हो जाएगा फेल्सफॉर, M से हो जाएगा माइका, P से हो जाएगा पाप्रोक्सिन, A से हो जाएगा आल्विन, सेकेंड A से हो जाएगा एम्फीबोल्स, K से हो जाएगा क्वार्ट्ज। स्ट्रालर महोदय ने पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों एवं उनके प्रतिशत को व्यक्त किया है। तत्व और प्रतिशत, ये मैं आंकड़ा पूरा सबिंद्र सिंह बुक से बता रही हूँ। ऑक्सीजन जिसका परसेंट 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टोटल 98.79%। ये एकदम शुद्ध आंकड़ा है पूरा सबिंद्र सिंह के बुक से। अब मैं बताऊंगी सेल जो होते हैं वो प्रवेश और अप्रवेश दोनों प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद आता है सेलों का वर्गीकरण। सेलों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है, जैसे उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, कणों के बनावट के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। फ्रेंड्स, मैं ये सबसे टफ टॉपिक होता है, मैं इसको एकदम इजी वे में पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग इसको एंजॉय करिए। तो उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे अग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। अब मैं पहले अग्नेय सेल के बारे में बताऊंगी, फिर मैं ऐसे धीरे धीरे अवसादी सेल के बारे में बताऊंगी, फिर मैं धीरे धीरे रूपांतरित सेल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं अग्नेय सेल के बारे में बताती हूँ। अग्नेय सेल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बाह्य अग्नेय सेल, एक अंतःनिर्मित अग्नेय सेल। बाह्य अग्नेय निर्मित सेल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विस्फोटी सेल और लावा प्रवाह। और अंतःनिर्मित जो हमारे पृथ्वी के अंदर जहाँ से ज्वालामुखी फटती है, वहाँ पे अंतःनिर्मित अग्नेय सेल जो हैं वो एक पातालीय होता है और एक मध्य में पाया जाता है। तो जो मध्य में होता है उसको भी कई प्रकार के उसके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाई। ये आपको बहुत डिटेल से बताया जाएगा आगे। आप हम अग्नि सेल के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम अवसादी सेल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अवसादी सेल नदीकृत, हिमानीकृत, झीलकृत, लोयसकृत, तलछट सेल आदि प्रकारों में विभाजित हैं, जिसको हम आगे पढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम अग्नेय सेलों को पढ़ेंगे। अग्नेय सेल लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ आग होता है। यहाँ पर आग की भ्रांति है। वास्तव में अग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले लावा के जमने से हुआ है।
जैसे इसके एग्जाम्पल में है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिचस्टोन, गैब्रो, पैगमाटाइट, डायोराइट, प्यूनिश। आग्नेय शैलों को दो भागों में विभाजित किया गया है, बाह्य आग्नेय शैल और अंतःनिर्मित आग्नेय शैल। अब बाह्य आग्नेय शैल के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे 100 से 200 तक स्टेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल, जब किसी ज्वालामुखी उद्गार के समय गैस की मात्रा अधिक हो, विखंडित पदार्थ कम हो। गैस की मात्रा अधिक और विखंडित पदार्थ कम हो, तब ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी उद्गार की तीव्रता अधिक होती है। ज्वालामुखी उद्गार की तीव्रता यदि अधिक होगी तो ज्वालामुखी तीव्रता अधिक होगी। निसंदेह ज्वालामुखी का मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलेगा, जमकर ठंडा होगा, तब उसी सेल को इग्निस सेल बोलते हैं। जब ऐसे विखंडित पदार्थ बाहर निकलेगा और ठंडा हो जाएगा तो वह सेल का एक रूप ले लेता है, इसी को ही आग्नेय सेल बोलते हैं। स्टेनोस्फेयर से जब मैग्मा बाहर आता है तो इसकी फिगर हमने देखी, जब ये स्टेनोस्फेयर से विखंडित होकर पदा बाहर निकल रहा है मैग्मा, तो देखिए हमने इसकी आकृति बनाई है, वह जमकर सेल का रूप ले लेती है। इसी को बाह्य आग्नेय शैल कहते हैं और ये दो प्रकार का होता है, एक विस्फोटी लावा और एक लावा प्रवाह। जो विस्फोटी होता है वो उसमें धूल कर राख, ब्रेसिया, विखंडित पदार्थ बाहर की तरफ निकलते हैं, और लावा प्रवाह जो है ये कभी कभी दरारों के माध्यम से निकलते हैं, इसे हम लावा प्रवाह कहते हैं। यहाँ मैग्मा का डिपोजिशन हो गया है, और लावा प्रवाह में ये जब शांत उससे निकलता है तो लावा प्रवाह द्वारा निर्मित सेल में दक्कन का पठार का निर्माण होता है, कोलोरेडो पठार का निर्माण होता है और मालवा पठार का निर्माण होता है। ये रहा हमारा बाह्य आंतरिक। अब हम पढ़ेंगे अंतःनिर्मित अग्नेय सेल के बारे में। अंतःनिर्मित अग्नेय सेल जब पातालीय अग्नेय सेल के रूप में होता है तो अंदर ही ठोस होके जम जाता है, और मध्य में जाके तो उसको मध्यवर्ती सेल कहते हैं। ये मध्य में भी जाके सेल में इसकी स्थिति कब ऐसी बनती है, जब इसमें कम गैस और विखंडित पदार्थ अधिक बाहर निकलते हैं, इसकी स्थिति में ये ऐसे होता है। मध्यवर्ती अंतःनिर्मित आग्नेय शैल, इसमें बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, शिल और डाइक आते हैं। सबसे पहले हम बैथोलिथ के बारे में पढ़ेंगे। बैथ जिसको गुंबद कहते हैं, यह एक गुंबद नुमा होता है। जब पाताल में मैग्मा का जमाव होता है तो वह एक गुंबद की तरह हो जाता है, और यह सबसे निचले भाग में रहता है। लिथ, इसकी भाषा में इसको शैल बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूगर्भ में निर्मित मैग्मा गुंबदाकार शैल संरचना में जम जाए तब उसमें बैथोलिथ का विकास होता है। ये अग्नीय और अवसादी दोनों से मिलकर बना होता है और बहुत तीव्र गति से इसका जमाव होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लैकोलिथ। लैकोलिथ, इसकी जो ये उभरी हुई अवस्था होती है इसको उत्तलाकार शैल संरचना बोलते हैं, और इसमें जो ये बिंदु बिंदु सा है इसमें मैग्मा का जमाव होता है और यह समतल सेल टाइप का होता है। ये परतदार सेल में ही इसका निर्माण होता है। इसके बाद फैकोलिथ आता है। फैकोलिथ एक तरंगनुमा चलता है, कभी उतार चढ़ाव। जब ये ऊपर जाता है तो उसको अपिनति बोलते हैं, और जब वही नीचे आने की क्रिया को अभिनति बोलते हैं। एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन। 4 हो जाएगा लोपोलिथ। लोपास का मतलब होता है तस्त्री, लिथ का मतलब होता है शैल। यह एक तस्त्री नुमा शैल होती है। ये तस्त्री नुमा शैल संरचना में मैग्मा का जमाव होता है, तब उसे लोपोलिथ बोलते हैं। ये सब आपके पृथ्वी के अंदर ही होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार एक बाह्य रूप में होता है और एक आंतरिक रूप में। तो ये हम आपको आंतरिक रूप में बता रहे हैं, इसका नाम भी है मध्यवर्ती अंतःनिर्मित अग्नेय शैलें। तो ये पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा का जमाव आंतरिक रूप से होता है तो उसकी सेल संरचना है उसी को बताया जा रहा है, और एक सिल टाइप में होता है। ये भूगर्भ में किसी सेल संस्तर के समानांतर यदि मैग्मा का जमाव होता है तब ऐसी संरचना को सिल कहा जाता है। समानांतर मतलब
ऐसे जैसे अक्षांश रेखा जाती है हमारे उस पे, इस मैप पे देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जानते होंगे, उसी टाइप्स की इसकी भी संरचना होती है। तो यह तो इसकी आकृति को सिल्क का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद 6 पे डाइक पे आएंगे। डाइक में खड़ी आकार की आकृति होती है, खड़े खड़े, इसमें मैग्मा का जमाव खड़ा खड़ा होता है। यह एक शिल टाइप का होता है, जैसे आपके घर में शिल होता है, तो ऐसे अक्षांशीय रेखा के रूप में, समानांतर रूप में, और डाइक का होता है तो ये खड़े खड़े रूप में जमाव होता है इसका। जब भूगर्भ में निकले मैग्मा का जमाव सेल संस्तर के जमाव के रूप में होता है तब उसे डाइक कहते हैं। अब ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम आ जाएंगे कणों के बनावट के आधार पर अग्नेय शैलें। उसमें कई प्रकार के होते हैं। पैगमेरेटिक ये आंतरिक होता है, फेनेरेटिक आंतरिक होता है, ये भी अफेनेटिक बाह्य होता है, ग्लासी बाह्य होता है, पोरफायरिटिक ये मिश्रित होता है। अब पैगमेरेटिक आंतरिक जो होता है ये बहुत बड़े कण होते हैं, इसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज असमान मात्रा में पाए जाते हैं। और फेनरेटिक आंतरिक होता है, ये बड़े कण वाले सेल हैं, इसमें डायोराइट ग्रेनाइट सेल शामिल होते हैं। और अफेनेटिक बाह्य में सूक्ष्म कण वाले सेल हैं, इसमें बेसाल्ट और फलसाइट की मात्रा पाई जाती है। ग्लासी ये भी बाह्य संरचना है। अग्नेय शैलें हैं, ये कण विहीन सेल हैं, इसमें ऑब्सीडियन परलाइट पाए जाते हैं। और पोरफायरिटिक में ये मिश्रित कणों वाले सेल होते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पे हम बात करेंगे। इसमें सिलिका में अंतर को देखा जाता है, सिलिका के माध्यम से चट्टानों का देखा जाता है। इसमें एसिटिक लावा में सिलिका की मात्रा 66% या उससे अधिक पाई जाती है। बेसिक में सिलिका की मात्रा 45% पाई जाती है, 60 से कम होती है। इसमें हमने एसिटिक में ट्रिक बनाई है, जिसमें गार GAR गार, G फॉर ग्रेनाइट, A फॉर ऑब्सीडियन, R फॉर रियोलाइट। इसकी ट्रिक है GDB, G फॉर गैब्रो, D फॉर बेसाल्ट, B फॉर डोलेराइट। अब आ जाएंगे हम अग्नेय सेल की विशेषता पर। ये काफ़ी कठोर होते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। परतें और जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते क्योंकि ये अग्नेय सेल होती है। और ये रवेदार भी होती है। इसमें रासायनिक अपक्षय प्रभावी नहीं होता है, बल्कि भौतिक अपक्षय प्रभावी होता है। अवसादी सेल ये सेडिमेंट्री सेल है, जो सेडिमेंटम से मिलकर बना है। और नदियों, हिम नदियों और वायु द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से अवसादी सेल का निर्माण हुआ है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे लोयस, जो कि चीन में पाया जाता है उत्तरी भागों में, हिमोड़, बलुका पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। अब हम आ जाएंगे इसके धरातल पर, इसके परसेंट के बारे में बात करेंगे। धरातल पर 75% अवसादी सेलों का विस्तार है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और 25% अग्नेय सेल पाए जाते हैं। जबकि धरातल के नीचे अगर बात की जाए, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, धरातल के नीचे बात की जाए तो 75% अग्नेय सेलें पाई जाती हैं और 25% अवसादी सेलों का विस्तार है। चलिए हो गया। अब आगे आते हैं हम अवसादी सेलों का संगठन के बारे में बात करेंगे। अब इसके संगठन में क्या क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हम इसको एक पिरामिड नुमा जानेंगे। जैसे इसमें सेल की बातें हो रही हैं, बलुआ पत्थर की बातें हो रही हैं, और चूना पत्थर की भी बातें हो रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल की मात्रा सर्वाधिक है अवसादी, जिसके बारे में अभी बताया गया। तो सेल का प्रतिशत है 80%, बलुका पत्थर का है 12%, चूना पत्थर का 8% है। और ये दोनों टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवसादी सेलों के प्रकार में आ जाएंगे तो ये वायुकृत, लोयस, पीली मैदान जो हमने पढ़ाया था, हिमानीकृत, हिमोड़, इसके एग्जाम्पल्स नहीं हैं, नदीकृत, झीलकृत और तलछिट, इन्हीं से मिलकर अवसादों का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर आ जाएंगे। लौह ऑक्साइड, सिलिका और कैल्शियम, यह एक प्रवेश्य सेल है।
सभी पातालीय कुएं बलुका पत्थर वाले स्थान पर बनते हैं। चिकने गोले पत्थर पेबल्स चीका प्लस ग्रेवल्स क्वार्जाइट जो कि कांग्लोमरेट बन जाता है। इतना हुआ फ्रेंड्स, ये बहुत टफ टॉपिक था जिसको हमने अभी थोड़ा सा हमारा बाकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी कंप्लीट वीडियो देंगे। फोरामिनिफेरा खनिज से चाक का निर्माण होता है। यदि किसी कण का व्यास 1/32 मिलीमीटर्स -1/256 मिलीमीटर इक्वल टू शिफ्ट हो जाएगा 1/256 मिलीमीटर -1/8192 मिलीमीटर इक्वल टू चीका। इन दोनों के मिलाप से सेल अप्रवेश्य माना जाएगा। सेल है। विश्व में सभी प्रकार के तेल भंडार सेल नामक चट्टान के ऊपर पाई जाती हैं। चूना प्रधान अवसादी सेल में चूना पत्थर डोलोमाइट और कोरल रॉक की अधिकता पाई जाती है। सिलिका प्रधान अवसादी सेल में गेशराइट की अधिकता पाई जाती है। कार्बन प्रधान अवसादी सेल में पीट कोयले की अधिकता पाई जाती है। फ्रेंड्स, इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। रूपांतरित सेल मेटामॉर्फिक रॉक्स। उच्चतम व उच्च दाब के कारण जब अग्नेय एवं अवसादी सेल के रासायनिक संरचना एवं संगठन में परिवर्तन होता है तब एक नए सेल का विकास होता है, जिससे रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। अब देखते हैं, अग्नेय चट्टानों का रूपांतरण रूपांतरित चट्टानों में होता है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरित चट्टानों में होता है। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण रूपांतरित चट्टानों में कैसे होता है? अग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो होती हैं। ग्रेनाइट का परिवर्तन नीस में होता है। बेसाल्ट का परिवर्तन एम्फीबोलाइट में हो जाता है। गैब्रो का सर्पेंटाइन में हो जाता है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरित चट्टानों में बदलाव कैसे होगा? बलुका पत्थर जो है वो क्वार्जाइट का रूप ले लेती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। सेल जो है वो स्लेट में बदल जाती है और कोयला ग्रेफाइट हीरे में बदल जाता है। कायांतरित चट्टान रूपांतरित चट्टान में कैसे होता है? स्लेट का शिस्ट हो जाता है और शिस्ट का हाइलाइट में बदलाव हो जाता है।